संडे का दिन था जब निखिल अपनी बालकनी में खड़ा था और उसकी नज़रें नीचे काम कर रही जानवी पर टिकी हुई थी। जिसकी बीच बीच में निखिल पर नज़र पड़ती तो वो मुस्कुरा देती और बदले में निखिल भी मुस्कुरा देता। और वहीं ये सब निर्मला, जो कि काफ़ी देर से वहाँ खड़ी थी, देखे जा रही थी। उसे मन ही मन जानवी से चिढ़ हो रही थी और इसीलिए वो वहाँ से सीधा मिशा के कमरे में जाती है और मिशा को सोए देख उसके चेहरे पर गुस्सा छलक आता है और वो उसे उठाते हुए कहती है, मिशा उठ, जल्दी कर, कब से सो रही है तू। मिशा अलसाई सी आवाज़ में कहती है, क्यों माँ, सुबह सुबह तंग कर रही हो। निर्मला उस पर बरसते हुए कहती है, तू यहाँ पर सो रही है और वहाँ पर वो निखिल ना जाने कब से उस जानवी को देखे जा रहा है। मुझे तो लगता है कि वो जानवी को पसंद करने लगा है। मिशा अपनी आंखें मलते हुए कहती है, तो करने दो ना, अच्छा ही होगा। वो जानवी को यहाँ से ले जाएगा और आप भी खुश रहोगी। निर्मला उसके सिर पर मारते हुए कहती है, पागल लड़की, अगर उस मनहूस ने निखिल को फंसा लिया तो तेरा क्या होगा। मैं तो कब से तुझे निखिल के साथ देखना चाहती हूँ। मिशा अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, मुझे उस फटीचर निखिल के साथ देखना चाहती हो, मतलब मैं क्यों उसके साथ जाऊँ, आखिर उसके पास है ही क्या। निर्मला उसे समझाते हुए कहती है, देख मिशा, निखिल किसका बेटा है, तेरे पापा के दोस्त रवि का, और उस रवि के पास कितना पैसा है इस बात का तो तू अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। और ऊपर से निखिल उसका इकलौता बेटा है और अगर तेरी शादी एक बार निखिल से हो जाए तो तू राज करेगी, राज। मिशा के दिमाग में उसकी माँ का बोला हर शब्द अच्छे से घुस चुका था और अब उसे समझ आ गया था कि उसे अब किस पर ध्यान देना है। वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है और अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है और उसे देखते ही निर्मला उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, अब जल्दी जा, मैंने निखिल के लिए कॉफ़ी बनाकर रख दी है, तू उसके कमरे में देकर आ, इसके बाद का इंतज़ाम मैं खुद देख लूँगी। मिशा हाँ में सिर हिलाती है और अगले ही पल वो कॉफ़ी लेकर निखिल के कमरे में जाती है और बिना नॉक किए कमरे के अंदर घुस जाती है। निखिल नहाकर निकला था और उसके एक टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। पहले तो मिशा उसे देख वापस जाने का सोचती है, पर फिर उसे निखिल को फंसाने का इससे अच्छा रास्ता दोबारा नहीं मिलेगा ये सोचकर उसकी ओर अपने कदम बढ़ा देती है। निखिल उसे अचानक आया देख चौंक उठता है और फटाफट से अपने कपड़े निकालने लग जाता है। मिशा उसे देखते हुए कहती है, वो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की अचानक से इतना कैसे बदल गई। कल तक जो उसे मारने को तैयार थी वो आज उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ रही है। वो उससे कहता है, कहीं इसमें जहर तो नहीं डाला ना तुमने और मुझे मारना चाहती हो। मिशा उसको गौर से देखती है और कहती है, हमारे इरादे तो कुछ और ही हैं। निखिल उसके ऐसे देखने से हड़बड़ा जाता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और फिर उसके हाथ से कॉफ़ी मग लेता है और उसे जाने को कह देता है। मिशा वहाँ से जाते हुए बार बार उसकी ही ओर पलटकर देखे जा रही थी। उसके जाते ही निखिल एक गहरी सांस लेता है और कॉफ़ी पीने लगता है। कुछ देर बाद जब वो नीचे आता है तो निर्मला उसके पास आती है और कहती है, बेटा निखिल, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। निखिल मुस्कुराकर कहता है, जी आंटी, कहिए। निर्मला मिशा को आने का इशारा करती है और कहती है, वो बेटा, मुझे ना कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था और मेरे सिर में सुबह से दर्द हो रहा है और ऐसे में मैं बाहर नहीं जा सकती। क्या तुम मिशा के साथ जाकर वो सामान ला दोगे, और मिशा को भी अपने लिए कुछ लेना था तो वो भी ले आएगी। निखिल एक नज़र मिशा को देखता है और वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर निर्मला को मना भी तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो निखिल बाहर खड़ी अपनी बाइक के पास जाता है और मिशा से कहता है, जल्दी बैठो। मिशा हैरानी से उसे देखती है और कहती है, कल तो हम रिक्शा में गए थे, तो आज फिर ये। निखिल बाइक स्टार्ट करते हुए कहता है,
मैंने आज ही खरीदी है, चलो बैठो। मिशा उसे मुस्कुराकर देखती है और उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। शाम तक वो दोनों घर वापस आते हैं और मिशा अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग पकड़े वापस आती है और उन दोनों को देख निर्मला खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो जाती है और किसी तरह ये दिन भी बीत जाता है। वो शहर का एक बहुत बड़ा मैंशन था जिसके गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में ओबरॉय मैंशन लिखा हुआ था और उसके अंदर से पंडितों के मंत्र उच्चारण की आवाज़ आ रही थी। सुबह के समय में धूप पड़ने से वो मैंशन किसी महल से कम तो नहीं लग रहा था और उसके अंदर हर तरह की महंगी से महंगी कार खड़ी थी जिसे देखकर ही ओबरॉय ख़ानदान की शानो शौकत का पता चलता था। ओबरॉय मैंशन के अंदर एक लड़का जो कि दिखने में तकरीबन 27 से 28 साल का होगा एक हवन कुंड के सामने बैठा था और उसके सामने एक औरत की मुस्कुराती हुई बड़ी सी तस्वीर पड़ी थी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी और उसके सामने पंडित बैठे हुए थे जो लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। उस लड़के की आंखों में एक अलग ही जुनून था और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो लगातार उस हवन कुंड में आहुति दिए जा रहा था और उसके बगल में एक और लड़का जो कि दिखने में तकरीबन 20 से 21 साल का होगा बैठा था और पहले वाले लड़के के साथ ही हवन कुंड में आहुति डाल रहा था और बार बार अपने सामने रखी तस्वीर को देखे जा रहा था जिसे देखते ही उसकी आंखें हर बार नम हो जाती थी। और वहीं एक बूढ़ा आदमी पास में ही कुर्सी पर बैठा था और अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और आंखों को भी बंद किया हुआ था। पास में ही रखे एक सोफे पर एक औरत सज धज कर बैठी हुई थी और अपना फ़ोन चला रही थी। मानो घर में क्या हो रहा है उसे उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस आड़े टेढ़े मुंह बनाकर अपनी तस्वीरें लेने में बिजी थी। तभी पंडित जी सभी से कहते हैं पूजा संपन्न हुई। पंडित जी के ऐसा कहते ही वो पहले वाला लड़का हाथ जोड़ता है और फिर उठ खड़ा होता है और बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही वो दूसरा वाला लड़का भी उसके पीछे ही चला जाता है और वो बूढ़ा आदमी पंडित जी को उनकी दक्षिणा देकर विदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जानवी, सुहानी और निखिल अपनी क्लास में बैठे हुए थे। तभी एक चपरासी जानवी के पास आता है और उससे कहता है आपको प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। उस चपरासी की बात सुन जानवी हाँ में सिर हिला देती है और उसके जाते ही वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी होती है। तभी सुहानी उससे पूछती है जानू तुझे सर ने क्यों बुलाया है। जानवी अपने कंधे उचका देती है और कहती है पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। सुहानी हाँ में सिर हिलाती है और जानवी वहाँ से प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही जानवी दरवाज़ा खटखटाती है और प्रिंसिपल उसे अंदर आने को कहते हैं। प्रिंसिपल सर जानवी की ओर देखते हैं और उसे बैठने का कहकर आगे बोलते हैं देखो जानवी, आप हमारे कॉलेज की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो पर मैं बार बार आपको एक ही बात नहीं कह सकता। जानवी समझ जाती है कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। वो माफ़ी मांगते हुए कहती है आई एम सॉरी सर, पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी फ़ीस कल तक भर दूँगी। प्रिंसिपल सर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं ठीक है, पर अगर आपने कल अपनी फ़ीस नहीं दी तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ़ एक्शन लेना होगा। जानवी उनकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है और उनकी परमिशन लेकर वहाँ से चली जाती है। कॉरिडोर में चलते हुए जानवी खुद से कहती है अब क्या करूँ, कल तक पूरी फीस भरनी है। एक काम करती हूँ, घर जाकर दादी से बात करती हूँ, शायद कोई रास्ता बता दे। जानवी अपनी क्लास में जाती है और किसी से कुछ पूछने से पहले ही वहाँ से अपना बैग लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में जब वो घर पहुंचती है तो उसका सामना निर्मला से हो जाता है जो जानवी को घूरते हुए कहती है आज क्यों घर पर घूमती फिर रही हो। जानवी सिर झुकाए कहती है वो मामी मैं बस
वो आगे कुछ कहती उसके पहले ही निर्मला उसे कहती है, मेरी एक बात सुन ले, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं, पर मेरी एक बात अच्छे से सुन और समझ लो। निखिल से जितना हो सके उतना दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मनहूसियत उस बेचारे बच्चे के ऊपर भी आ जाए, और आज तो है भी ग्रहण का दिन। ये कहकर निर्मला तो मुंह बनाए वहाँ से चली जाती है, पर जाह्नवी की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो खुद को संभालती है और खुद से ही बात करते हुए कहती है, ठीक ही तो कह रही हैं वो, आज ग्रहण का ही तो दिन है, क्योंकि आज के दिन ही तो मम्मा पापा मुझे छोड़कर। ये कहते हुए वो अपनी नम आँखों को पोंछती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। वहाँ जाते ही वो दादी को आवाज़ देने ही वाली होती है कि वो देखती है कि दादी अपने हाथ में एक तस्वीर को पकड़े रो रही थी। जाह्नवी वहीं दरवाजे के पास रुक जाती है और दादी को उस तस्वीर को देखते हुए देखने लगती है, और वहीं दादी उस तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, प्रताप, अगर आज तू होता तो सब कितना अच्छा होता ना। मेरी गुड़िया, मेरी जाह्नवी आज अपने जन्मदिन पर कितनी खुश होती और बाकी बच्चों की तरह अपना ये दिन मनाती, पर आज देख हमारी क्या हालत हो गई है। वो तो अपने लिए बधाई तक सुनना पसंद नहीं करती, और उसका कारण तो तू जानता ही है ना। अगर तू होता सब कितना अच्छा होता, पर देख आज तो हम लोग तेरी और उर्मी की बरसी तक नहीं मना सकते। इतना कहकर दादी फफक कर रो पड़ती है और फिर उस तस्वीर से बात करते हुए आगे कहती है, पर तू चिंता मत कर प्रताप, मैं तेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूँगी मैं उसका। ये कहते हुए वो उस तस्वीर को गले से लगा लेती है, जिसमें प्रताप और उर्मिला के मुस्कुराते हुए चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे थे।